प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें और नेट प्रॉफिट इसमें क्या डिफरेंस होता है? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस? अगर आप माइक पे आंसर करना चाहते हैं तो मैं माइक आपका ओपन कर देता हूं, अपना हैंड रेज करें, देन आई विल आस्क। जी, इंटरेस्ट एंड टैक्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट। नहीं, ये तो आप मुझे फार्मूला बता रहे हैं समीर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? और नेट में क्या चीज माइनस होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, नाम पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट मींस बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल गया, उसको पीबीआईटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम दो चीजें बीच में अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, जिनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है? ये है लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है उनका नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? And the other one is tax. Tax, you know that it's a legal obligatory payment. Again, जिसका ऑपरेशंस में कोई ऐसा रोल नहीं है, ये तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है विच वी हैव टू पे। हम किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी प्रॉफिट सेंटर के, किसी मैनेजर की, जो उस प्रॉफिट सेंटर का हेड है, हम उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं जो उसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जो उसके कंट्रोल में था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके कंट्रोल में नहीं है, टैक्स उसके कंट्रोल में नहीं है। तो हम चाहते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया है, और बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया है उसमें क्या चीजें डील हो रही हैं? एक्चुअली बिजनेस डे टू डे जो रन होता है वो वर्किंग कैपिटल के जरिए रन होता है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में क्या चीज आती है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये वो कैपिटल है, या प्लस नॉन करंट एसेट्स, जो लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जहां पे फैक्ट्री बनाई है आपने, मोटर व्हीकल जो डिलीवरी में इस्तेमाल हो रही हैं, सेल करने में इन्वॉल्व हैं। तो डे टू डे जो बिजनेस रन हो रहा है वो ये कैपिटल है जो उसको रन कर रहा है। प्लस यू हैव एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट्स in order to support the working capital. तो नॉन करंट लायबिलिटी जो कि डेट है, और लीगल ऑब्लिगेशन, ये इसका बिजनेस के ऑपरेशन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अगर हम इन दोनों को माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट की बेस पर परफॉर्मेंस असेस करें तो वो परफॉर्मेंस फेयर नहीं होगी। लाइक अगर हम इस प्रॉफिट की बेस पर उस डिपार्टमेंट की, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस को अगर हम असेस करें तो ये
थोड़ी अनफेयर हो जाती है, अनफेयर, राइट। तो हम बड़े फेयर ग्राउंड्स पर परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। लाइक अगर उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, 5 लाख है, और वो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेता है, 1 लाख का इंटरेस्ट पे हुआ इस साल, इसी तरह टैक्स जो कि लीगल ऑब्लिगेशन है 50,000 का टैक्स माइनस हो गया, तो उसका प्रॉफिट तो 3,50,000 रह गया। अब वो इस पे ऑब्जेक्ट करता है कि मैंने जो प्रॉफिट जनरेट करके, मेरी जो काबिलियत है, मेरी जो असेसमेंट है, वो इस बेस पे होनी चाहिए रेदर देन इस प्रॉफिट। ये तो कम है, और अगर ये कम है तो आप तो ये कहेंगे कि परफॉर्मेंस इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, प्रॉफिट इज गेटिंग डिक्रीज। हालांकि इस प्रॉफिट को डिक्रीज करने में ये दो बड़े एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, ये दो बड़े एलिमेंट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम इसलिए उसके इस ऑब्जेक्शन को इलिमिनेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम कहते हैं ठीक है, हम 350 नहीं लेते, हम 5 लाख ले लेते हैं, देन देख लेते हैं कौन सा तीर मारा है तुमने। अंडरस्टैंड दैट। अदरवाइज नेट प्रॉफिट भी इस्तेमाल हो सकता है परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक बीच में ऑब्जेक्शन है कि जो प्रॉफिट ऑपरेशन से जनरेट हुआ और ऑपरेशन के जो जिम्मेदारान लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस असेस की जा रही है, तो फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट की बेस पे जज होनी चाहिए रेदर देन नेट प्रॉफिट की बेस पे। ये एक वजह है और कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है। तौसीफ खान, हम पे करते हैं इंटरेस्ट और टैक्स ऑपरेशन से ही पे करते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन वो ये है, क्या ये उस ऑपरेशनल मैनेजर के कंट्रोल में है? नंबर एक, डेट, लॉन्ग टर्म डेट का फैसला उसने नहीं किया होता, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की डिसीजन मेकिंग है जिन्होंने लोन्स जो या बोरोइंग की डीलिंग्स की हुई है। अंडरस्टैंड दैट। और दूसरा जो टैक्स है उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल है? मुझे आप ये बताएं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये तो हमारे ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये तो हम माइनस करते हैं, हम तो नेट प्रॉफिट ही निकालते हैं। आपको पता है P&L में हम नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं, जब हम रिपोर्ट करते हैं प्रॉफिट तो हम नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फेयर ग्राउंड्स, तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट ये दो बड़ी अमाउंट्स होती हैं और इनका जो कंट्रोल है ये बियॉन्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी मिस्टर सुमान खान, आपने क्वेश्चन पूछा था, आई होप नोट करते हैं। आरओसी से रिलेटेड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। समीर, अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर ही आ रहा हूं जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, तो हम इस पे नेक्स्ट रेशियो में जाके बात करेंगे। ओके जी, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स के अंदर हमने आरओसी डिस्कस कर लिया। तो आरओसी जो है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो उसने कितना रोल प्ले किया प्रॉफिट जनरेट करने में। अगर आप आरओसी में, मैं इसका थोड़ा सा इसको और डेप्थ में ले जाऊंगा, हम ले रहे हैं पीबीआईटी और इसको डिवाइड कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में, तो ये परसेंटेज बन जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कल मैंने आपको इसके दो तीन अल्टरनेट फार्मूले बताए। ये किसको कहते हैं? वो कैपिटल जो हमने एम्प्लॉयड किया हुआ है टू जनरेट profit from
नॉर्मल ऑपरेशन। न्यूमिनेटर में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जो ऑपरेशन का प्रॉफिट है। तो जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो भी वही कैपिटल हमने लिया है। लाइक हमने इक्विटी नहीं लिया, अगर आपने गौर किया हो, इक्विटी भी तो कैपिटल होता है, इक्विटी भी तो कैपिटल होता है। तो हम सिंपल ये क्यों नहीं लेते, हम कैपिटल इंप्लॉयड का एक नई टर्म हमने क्यों निकाल ली है? इसलिए कि बिजनेस के ऑपरेशंस जो हैं उनको दो चीजें सपोर्ट कर रही हैं, एक वर्किंग कैपिटल सपोर्ट कर रहा है और दूसरा नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व हैं। नॉन करंट एसेट्स इन फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, ये सब इन्वॉल्व है। देखिए फैक्ट्री नहीं होगी तो आप प्लांट कहां पे लगाएंगे, प्लांट नहीं होगा तो आप चीजें किससे बनाएंगे, चीजें नहीं बनेगी तो आप सेल कैसे करेंगे? आपके रिसीवेबल्स, आपकी इन्वेंट्री, आपकी ट्रेड पेबल्स, ये सब लिंक है। ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए कैपिटल है और ये उसको सपोर्ट करने के लिए कैपिटल हमें चाहिए। तो इसलिए इन दोनों का जो सम है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। द कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड to generate the profit from the normal course of business। ठीक है, अदरवाइज हम इक्विटी भी ले सकते थे, लेकिन हम इक्विटी नहीं ले रहे। हम वो कैपिटल लेना चाहते हैं जो इन्वॉल्व है पैसा जनरेट करने में, जो इन्वॉल्व है डे टू डे बिजनेस को सपोर्ट करने में, जिसके ऊपर बिजनेस स्टैंड कर रहा है। इसलिए हम सिर्फ वही कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, और इसकी रेशियो को अगर आप देखें, लाइक अगर हमने 100,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है और हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, लाइक से वर्किंग कैपिटल वी हैव 2,50,000 एंड नेट करंट एसेट्स वी हैव से 5,50,000। तो ये हमारा 8 लाख का कैपिटल बन गया। आरओसी रेशियो हमें ये बता रही है कि आपने $8 लाख इन्वेस्ट किए जो बिजनेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे थ्रू द ईयर इन फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिन्होंने जिसको पूरा साल हमने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इससे 1 लाख। तो हम ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट जनरेशन का रेट क्या है, कितना कैपिटल लगाकर कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो यहां से हम 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे आप, और 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास एक रेट निकल आएगा, प्रॉफिट जनरेशन का रेट एज कंपेयर टू कैपिटल। डिनोमिनेटर में कैपिटल है, डिनोमिनेटर में कैपिटल है, तो ये 12.5% आपके पास एक रेट निकल आएगा। व्हाट डज इट इंडिकेट कि आपने 100 रुपीज लगाया, उससे $12.5 आपने कमाए। ये रेट हमें ये बता रहा है ऑन एवरी $100 इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग 12.5 प्रॉफिट ऑन एवरी $100, राइट, 12.5। और ये रेशो इन आइसोलेशन ये हमें कुछ नहीं बता पाएगी अनटिल अनलेस हम इसको कंपैरिजन में ले जाएं अपने इंडस्ट्री एवरेज के साथ। लाइक आपकी कंपनी XYZ है और उसका जो ROC है वो 12.5% है, तो आप इसको अपनी इंडस्ट्री एवरेज के साथ, नॉर्म के साथ कंपेयर कर ले। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री जो एवरेज है वो 15% रेट पे चल रही है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज में इस रेट के ऊपर है। आप इसको कंपैरिजन में ले जाएं प्रीसीडिंग ईयर, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ, वहां पे देखिए आपका रेट कितना था, फॉर एग्जाम्पल इट वाज 12%। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर देखें तो हमने 0.5% जो है वो इंक्रीज क्रिएट की है, बेहतरी की है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री एवरेज से देखें तो हमने कोई 2.5 जो है वो हम इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा पीछे हैं। इसका मतलब हमारे एसेट्स थोड़े स्लो हैं प्रॉफिट जनरेट करने में,
थोड़े स्लो हैं। जितना कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ेगा आपकी आरओसी रेशियो डिक्लाइन करती जाएगी, और ये रेशियो आरओसी की जो रेशियो है इसको बड़ी एक्सटेंट तक मैनिपुलेट भी किया जा सकता है with the help of accounting policies and estimates, क्योंकि एसेट्स में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है, पॉलिसीज इन्वॉल्व है, अपने फेयर वैल्यू पे रखना है, कॉस्ट मॉडल पे रखना है, रिवैल्यूएशन करनी है नहीं करनी है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इससे आपको पता आपके कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कम या ज्यादा अपनी मर्जी से करवाई जा सकती है, जिससे ये रेशियो डिस्टॉर्ट की जा सकती है इजीली। तो बहुत सारे मैनेजर्स हो सकता है इसको अपनी फेवर में लाने के लिए ऐसी पॉलिसीज और ऐसे एस्टिमेट्स इस्तेमाल करें जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो, और जब कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा तो आपकी आरओसी की जो रेशियो है वो ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो लगेगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इंडस्ट्री एवरेज के साथ देखें, इंडस्ट्री एवरेज 15% पे है, हम 12.5% पे हैं, इट मींस परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, वी आर लैकिंग समवेयर। वो प्रॉफिट में कुछ मसले हो सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, एक्सपेंसेस बढ़ गए इस पीरियड में, जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो अंडर कंट्रोल नहीं है तो प्रॉफिट कम होगा। और अगर पॉलिसीज और एस्टिमेट्स इस तरह के इस्तेमाल किए गए, या अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की है तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक दफा बढ़ेगा जो आपकी रेशियो को थोड़ा नीचे लाएगा। लेकिन आपको पता जब आप नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इमीडिएट कभी भी रिटर्न जनरेट नहीं करती, इट विल टेक टाइम, मे बी 1 year or 2 years। आपने 50 लाख इन्वेस्टमेंट की, वो पहले दिन तो आपको प्रॉफिट नहीं देना शुरू कर देगी, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये एक रेशियो अच्छी रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव में परफॉर्मेंस को देखने के लिए, बट मैंने आपसे कहा ये मैनिपुलेट भी हो सकती है इजीली। मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये रेशियो अच्छी नजर आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली शायद वैसा केस नहीं होगा। आई होप कि थोड़े मीनिंग अब आपको क्लियर हुए होंगे। इज इट ओके? परफॉर्मेंस मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज operating profit margin, राइट। इसके साथ मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन। हो सकता है आपको मेंशन कर दिया जाए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालें। ठीक है, अगर नेट लिखा है तो नेट इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑपरेटिंग लिखा है तो ऑपरेटिंग इस्तेमाल करेंगे, जिसको कल मैंने नाम दिया था रिटर्न ऑन सेल। ये रिटर्न ऑन सेल की रेशियो है, वो थी कैपिटल की रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह है रिटर्न ऑन सेल। कितनी सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, ये वो वाली रेशियो है। ठीक है, इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे PBIT divided by sale, right, multiply by 100, or we will use net profit divided by sale multiply by 100। हमने इसको M1 लेवल पे भी देखा है, तो वहां पे ये वाला फार्मूला ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, नेट प्रॉफिट वाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो जिस तरीके से कहा जाए उसके मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम नेट प्रॉफिट लें कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखें अगर आप न्यूमिनेटर को चेंज करेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे रादर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी सारा ले लेना, फिर आप सारा कैपिटल ले लें। अंडरस्टैंड? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर है, और आप इस फार्मूले में कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म डेट नहीं ले रहे, आप ले रहे हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी ले लें फिर।
फिर आप ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड लें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप नेट प्रॉफिट को लेंगे तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को भी उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन यही है, पीबीआईटी डिनोमिनेटर होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और यू कैन से वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अच्छा जी, तो पीबीआईटी आर सेल और नेट प्रॉफिट आर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करेंगे। ये रेशियो हमें बता रही है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम कितने सेल करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट सेल की परसेंटेज ली जा रही है। गॉट माय पॉइंट? अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 100,000 है और आपकी सेल समथिंग आता है 14%, रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव मेजर। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि आपका ऑपरेशन से प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है? तो ये सेल का 20% है। अगेन ये भी आइसोलेशन में हमें कुछ नहीं बता पाएगा until unless we compared with the previous year results or the industry average or the other section of the business. नहीं, MA1 लेवल के ऊपर ये होता था, थोड़ी चीजें सिंपल थी कि हमें प्रॉफिट दिया ही एक जाता था, नेट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे आपको फिगर एक मिलती थी, वहां पे इंटरेस्ट और टैक्स के केस किस्सा डिस्कस नहीं होता था। लेकिन अभी आप थोड़े बड़े हो गए हैं, अब आप आगे और जाएंगे तो आपको P&L थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी। हमें नेट प्रॉफिट नजर आएगा, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आएगा। तो इसमें मैं आपको एक बात बाद में बताता हूं, ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू इन द क्वेश्चंस, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है जी, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? द रेट ऑफ द प्रॉफिट विच इज बीइंग जनरेटेड ऑन द गिवन सेल। 5 लाख की सेल की है, इसमें आपका प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, परसेंटेज में कितना मतलब 20%। तो सेल का 20% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल का 20%, इट मीन 80% हमारी कॉस्ट है। और अगर ये बढ़ा है, अगर ये प्रॉफिट की रेशियो बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो अंडर कंट्रोल हैं। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंस आता है? एडमिन एक्सपेंस मेन एक्सपेंस है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका मेन एक्सपेंस है, ठीक है? मार्केटिंग का आपका एक्सपेंस है, ये आपके बड़े खर्चे हैं। स्टाफ वेजेस ये अंडर कंट्रोल है। और अगर ये रेशियो डिटोरिएट हो रही है, रिड्यूस हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है। किसी एक पीरियड में मार्केटिंग की कैंपेन आपने लॉन्च की, उस पीरियड में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ये इंडिकेट करता है whether our operational expenses are under control or not, whether they are एडमिन एक्सपेंस पिछले साल से कितने परसेंट बढ़ा है या कम हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कितना बढ़ा कम हुआ है, तीनों ने इंपैक्ट किया आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जिसने आपके रेशो को चेंज कर दिया होगा। ठीक है, और अगर सेल बहुत बड़ी है और आपका प्रॉफिट उस रेशियो से नहीं बढ़ा, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपने सेल तो बहुत की है, रेवेन्यू बहुत कमाया, लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से हुए, प्रॉफिट उस रेशियो से नहीं बढ़ा। लाइक अगर आपकी सेल की ग्रोथ, सेल रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 25% पे स्टैंड करती है, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% पे है, तो इसका मतलब है कि आप जिस पेस से सेल बढ़ा रहे हो उस पेस से प्रॉफिट नहीं बढ़ा, क्योंकि सेल और प्रॉफिट दोनों लिंक हैं। जब भी सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से ही बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट?
अगर प्रॉफिट उस रेशियो से नहीं बढ़ा तो इसका मतलब आपके बीच में जो इंटरवल है जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग हो रही है उनके ऊपर, ठीक है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है। अच्छा, अभी आपने मुझसे MA1 वाली वो बात डिस्कस की, हमें वहां पे एक फिगर गिवन होती थी नेट प्रॉफिट, तो हम इसी को लेते थे। अब हमारा इससे गर्ज नहीं है कि ये PBIT है या ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, PATI है, इट डजंट मैटर। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इट डजंट मैटर। तो हम इसी फिगर को लेकर रेशियो निकाल लेते हैं, तो काम आसान हो जाता है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, भाई प्रॉफिट ही एक गिवन है, हम इसी को लेकर ही रेशियो फाइंड करेंगे। लेकिन जहां पे PBIT भी गिवन है, इंटरेस्ट टैक्स की वैल्यूज भी गिवन है, वहां पे मेंशन होगा कि आपने नेट प्रॉफिट इस्तेमाल करना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस्तेमाल करना है। फिर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है कि कोई हिंट तो गिवन नहीं है, कोई हिंट तो गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखा है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालें तो आपने नेट प्रॉफिट निकालनी है, अगर लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें तो फिर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। और अगर आपको नेट दिया गया नेट और आपने ऑपरेशन तक पहुंचना है तो आप इसमें इंटरेस्ट वापस ऐड बैक करें, अगर इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, ऐसा भी हो सकता है, आप टैक्स की वैल्यू वापस ऐड करें, तो जब आप नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स वापस ऐड करेंगे यू विल गेट PBIT एंड वाइस वर्सा। तो नेट प्रॉफिट से PBIT तक जाने के लिए इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड करेंगे तो PBIT तक चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट रेशियो थे नंबर 4 और नंबर 3, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो ये भी आपने MA1 के अंदर भी देखी थी आई थिंक। एसेट टर्नओवर रेशियो ये डिफरेंट एंगल से परफॉर्मेंस को थोड़ा एवेल्युएट किया गया है इसमें, और इसमें कहा गया कि हम प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, हम सेल को देखना चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया था, उसने कितना रोल प्ले किया, उसने रेवेन्यू किस रेट पर जनरेट किया है। तो इसमें हम लेते हैं सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ये हमें x टाइम्स में आंसर देगा, x टाइम्स, राइट। सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, like in 2019 if we have generated 100,000 sale and the capital employed was say it was $50,000, तो ये रेशियो आ गई 2 टाइम्स, जो क्या इंडिकेट करती है कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है बिजनेस में, उसके हर $1 एम्प्लॉयड के ऊपर आपका जो टर्नओवर है, आपका जो टर्नओवर है वो $2 है, $2, ये बता रहा है, ये रेशियो में ये बता रही, क्या आपने अगर $1 इन्वेस्ट किया है तो $1 ने कितने डॉलर की सेल जनरेट की है, $2 की, $2 की, एंड इट्स नॉट बैड। लेकिन बैड है या परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्टरी है, ये तो पता चलेगा 2020 में या 2018 में, इसको जब हम कंपेयर करेंगे या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल 2020 में जब हम गए तो हमारी सेल होगी 1,20,000, सेल हमारी बढ़ गई, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा चला गया 80,000 के ऊपर। 80,000 का कैपिटल लगाया जिसने $120 की सेल जनरेट की, $120 की सेल जनरेट की, तो ये 1.5 टाइम्स पे चला जाएगा, 1.5 टाइम्स, राइट। तो ये इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 0.5 टाइम्स जो है वो पर $1 ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी सेल कम हुई है। 2020 में हमने अगर $1 की इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर हमने $1.5 की सेल जनरेट की है, $1.5 की। अब जब हम इस तरह कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि 20 में गए हैं हम तो आगे की तरफ गए हैं, प्रोग्रेशन ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इसका मतलब कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड वो स्लो है रेवेन्यू जनरेट करने में। और मैंने जिस तरह एक बात बताई भी है कि इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि आपका कैपिटल 50,000 था जो कि बढ़कर 80 पे चला गया, तो 30,000 का आपने नया कैपिटल इंजेक्ट किया है। तो कैपिटल जब इंजेक्ट होता है नया तो वो फॉरन इमीडिएट इफेक्ट अपना शो नहीं करता। हो सकता है यू विल सी अ बेटर रिजल्ट इन 2021 इन 2022। तो फॉर दैट, इसलिए जब आप परफॉर्मेंस को असेस करेंगे तो इस चीज को भी आप माइंड में रखेंगे। मतलब आप फॉरन जो है ना वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब इट्स गेटिंग वर्स्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, इतनी वर्स्ट हो गई है, 0.5 टाइम्स रिड्यूस हो गया रिटर्न ऑन टर्नओवर ओवर द इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली एक रीजन है कि आपके एसेट्स कैपेबल नहीं रहे, उतने स्लो मूविंग हो गए हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन कर गई है रेवेन्यू जनरेट करने की, उनको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकती है कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू आपका 20,000 बढ़ा है, लेकिन 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो वो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू कैपिटलाइज, ठीक है। तो ये है एसेट टर्नओवर रेशियो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने MA1 में भी पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है पहले, ये आपने कोई नई चीज नहीं है कि जब क्वेश्चंस हमें हमारे सामने आता है तो उसमें एक आध चीज मिसिंग होती है, तो हम उसको डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करने के आदी होते हैं, यूज टू होते हैं, तो हमें दूसरे एंगल पे हम सोचते नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि ये इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप मौजूद है, ठीक है, क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर हमने अभी देखा कि फार्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, हम फार्मूला यूज कर रहे हैं सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमने इस्तेमाल किया PBIT डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों फार्मूलों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेल के साथ कैंसिल होकर वापस क्या बनाती है, PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि ROCE का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक चीज इनकम्प्लीट है, मिसिंग फिगर है,
तो वो मिसिंग फिगर हम अल्टरनेट तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो MA1 के अंदर जिस तरह के रेशियोज थी, तो आपको पता है कैलिबर अब यहाँ पे इस लेवल पे वो नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ी रफ एंड टफ सिचुएशन आपके सामने होगी। ठीक है, नाउ मूव टू another one, the fourth one, gross profit margin, ट्रेडिंग पार्ट की परफॉर्मेंस। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जीपी डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 2019 2020 2019 में ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से इट्स 150, जो कि नेट प्रॉफिट से ज्यादा ही होता है, डिवाइडेड बाय सेल। सेल फॉर एग्जांपल आपकी है 4 लाख की, तो यहां से आप रेशियो फाइंड कर लेंगे। सेल अगेन सेल की परसेंटेज ली जा रही है यहां पे भी, कि हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है वो सेल का कितने परसेंट है। ठीक है, यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, तो 37.5% ये रेशियो है। और ये भी याद रखें कि जीपी मार्जिन हमेशा नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेंसेस अभी माइनस करना, सिर्फ आपने ट्रेडिंग एक्सपेंस माइनस किए होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। इन 2020 से इट्स गेटिंग 180, लेकिन आपकी सेल भी 6 लाख के ऊपर गई है 2020 में, तो हम देखना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगती है जनाब, 150 से 180 पे चले गए, लेकिन साथ में ये भी तो देखें ना, डिनोमिनेटर भी 4 से 6 पे गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर आपने देखना है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को देखकर आपने फैसला नहीं करना। 180 डिवाइडेड बाय 600, इट विल बी 30%, इट विल बी 30%। क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसकी, ये मेरा क्वेश्चन है अब आपसे। हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस रेशियो? क्या रीजन है क्यों ये बढ़ती है? अगर कम होती है तो ये क्यों कम होती है? क्या वजूहत हो सकती है इसकी? रीजनिंग क्या है? और रीजनिंग हमेशा फार्मूले के ऊपर थोड़ा आप डीप डाउन उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो थोड़ी आपको समझ आएगी जी। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी इंक्रीज हुई है। यस, इट कुड बी द रीजन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? डिस्काउंट्स, वेरी गुड। आपके जो मार्जिन्स हैं वो डिक्रीज हो गए। आप अगर एक चीज 100 की सेल करते थे, उसमें आपका मार्जिन 37.5 होता था या 40% होता था। आप अपना मार्जिन किसको कहते हैं? अपना हिस्सा रखकर जो चीज आप सेल करते हैं। अगर एक चीज 80 की है, उसमें आप अपना 70 का मार्जिन रखते हैं, तो 150 का आप सेल करते हैं। हो सकता है इस दफा आपने 150 की सेल की है, या सॉरी कम की सेल की है कि आपकी 80 की कॉस्ट, लेकिन इस दफा आपने कहा सेल को बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए आपने कहा हम इसको 130 कर देते हैं, अपनी प्राइस कम कर दी। और प्राइस कम करके आपने वॉल्यूम तो ज्यादा सेल कर लिया, जिससे रेवेन्यू बढ़ने से रेवेन्यू बढ़े, और मार्जिन 20 रुपीज से कम हो गया हो तो आपका जीपी मार्जिन कम होगा। ये याद रखें। क्यों? इसलिए कि आप अपनी फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन ये होती है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपने वॉल्यूम के बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ाया है रेदर देन प्राइस के बढ़ाने से, या अपनी कम से कम अपनी प्राइस ही सस्टेन करते, तो इसका मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो बढ़नी है ना। 1000 आइटम का खर्चा
और 1500 आइटम के खर्चे में फर्क तो होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल बड़ी, वॉल्यूम के बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में जो मार्जिन का पोर्शन है वो कम हुआ है। ठीक है, तो आपका जीपी मार्जिन डिक्लाइन कर जाएगा। तो मार्जिन के कम होने की वजूहत मेनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंट्रोल ना होना। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इनको आप इसके ऊपर भी, इसको फर्दर डीप डाउन इंटरप्रेट करने के लिए यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो निकाल सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल। प्रीवियस ईयर की और इस ईयर की कंपेयर कर लें, इससे थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा क्या वजूहत है। ठीक है, इसके अलावा आप कॉस्ट पर यूनिट मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं 2019 2020 का, उससे थोड़ा पता चलाया जा सकता है कॉस्ट कितने % बढ़ी है, कितनी बढ़ी है। ठीक है, तो जीपी मार्जिन जो है, यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री डज इंपैक्ट आपका स्टॉक। अच्छा, आपकी जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आपने पढ़े हैं FIFO LIFO को। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जिस तरह का स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वैसे आएगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके बढ़ने और कम होने से कम और ज्यादा होती है। हमने ये पढ़ा हुआ अपने बेसिक्स में कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। हो सकता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हुआ है तो उसने प्रॉफिट को भी कम कर दिया है, आपने ऐसा मेथड इस्तेमाल किया है। नॉर्मली वैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग जो वैल्यूएशन मेथड है वो एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं, वो एंटिटी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है, और कोई भी एंटिटी डेलिबरेटली तो ऐसा नहीं करेगी कि वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का ऐसा मेथड इस्तेमाल करे जिससे उसका प्रॉफिट कम हो जाए। बढ़ाने के लिए तो हो सकते हैं, हथकंडे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कम होने के चांसेस कम से नहीं। जीपी मार्जिन की कम होने की डिमांड कम होने की नहीं हो सकती। इसलिए समीर, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या लो डिमांड रीजन हो सकती है जीपी मार्जिन कम होने की? नहीं, इसलिए कि अगर डिमांड कम होगी तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उसी के हिसाब से आएगी। ठीक है, और मतलब हम तो लिंक कर रहे हैं प्रॉफिट सेल, अगर सेल कम हुई तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी कम हुआ है। ठीक है, तो जीपी मार्जिन दो वजहों से इंपैक्ट होता है, ड्यू टू चेंज इन मार्जिन प्रोपोर्शन एंड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंसेस प्रोपोर्शन। आपके जो खर्चे हैं वो अगर बड़े हैं और जितनी सेल बड़ी है उससे ज्यादा रेशो से खर्चे बड़े हैं तो मार्जिन आपके कम हो जाएंगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। और दूसरा, सेल बड़ी है, खर्चे नहीं बढ़े लेकिन मार्जिन फिर भी कम आ रहा है, इट मींस आपने डिस्काउंट्स ऑफर्स किए हैं, आपने कम रेट्स के ऊपर चीजें बेची हैं। अंडरस्टैंड दैट? तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की हमारे पास कुछ रेशियोज थी। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, तो उसमें हमने ROC, एसेट टर्नओवर, रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, एंड जीपी मार्जिन रेशियो। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा पूछना चाहता हूं कि हम यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मार्जिन,
डेफिनेटली आपने पढ़ा है, पता होगा आपको। हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्कअप रेशो, ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। जीपी मार्कअप रेशो का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, राइट। मार्जिन और मार्कअप का आई होप डेफिनेटली आप सबको पता होगा जी। चले, लेट मी आस्क मारोश, मारोश आप बताएं, मारोश, मारोश माइक अपना ओपन कर लें। मारोश, You're asking about why is it not called markup? मार्जिन कहलाता है। मार्जिन के अदरवाइज जो डिक्शनरी मीनिंग में आप जाएंगे तो इट मींस द स्पेस, द क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। और मार्कअप की जो टर्म है वो प्लस के मीनिंग्स में आती है। मार्कअप की जो टर्म है वो आपको पता है कॉस्ट प्लस इस पे आती है, एडिशन की फॉर्म में आती है। भाई आप कॉस्ट के ऊपर और कितना प्रॉफिट रखोगे। और मार्जिन की टर्म जो है वो इंक्लूसिव टर्म में आती है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ सेल। अगर आपने $1000 की सेल की है, इसमें आपका प्रॉफिट कितना है, ये मार्जिन की टर्म में आती है। लेकिन अगर आपने कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1000 की इंकर्ड की है, इस पर प्रॉफिट कितना है, ठीक है, इस पर कॉस्ट में प्रॉफिट। इज इट ओके नाउ? ओके जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ लिक्विडिटी मेजर्स। लिक्विडिटी लिक्विडिटी होती क्या है, पहले तो इस बात पे जरा थोड़ा अपने आप को क्लियर कर ले। लिक्विडिटी, मिस्टर समीर आप मुझे बताएंगे, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है, इसका मीनिंग्स क्या लिया जा रहा होता है? सर लिक्विडिटी उसे कहते हैं कि जब यू विल बिकम द अनएबल टू पे देयर डेट्स, अंडरस्टैंड दैट। तो लिक्विडिटी के जो नॉर्मल टर्म है वो हम कैश की पोजीशन कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस एरिया में देखना चाहते हैं। देखिए प्रॉफिट अच्छा कमा लिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, जीपी मार्जिन बड़े सेटिस्फैक्टरी है, एसेट टर्नओवर रेशियो इज गोइंग टू बी वेल। लेकिन अगर आप कैश में स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब हालात ठीक नहीं है। क्यों? कैश की पोजीशन अगर वीक हो रही है तो ये आपको बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रही है। प्रॉफिट चाहे आसमानों की बुलंदियों पे चले गए हैं, बट इफ यू आर लैकिंग इन कैश और कैश की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपने पढ़ा होगा, हम इसमें सिर्फ नोट्स एंड कॉइन्स की बात नहीं कर रहे। कैश के मुख्तलिफ मीनिंग्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। एडवांसेस भी कैश हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी हमारे कैश हैं, जिसको हमने कैश इक्विवेलेंट के नाम से पढ़ा। प्रीपेमेंट, बैंक, कैश एट बैंक, ठीक है, ये सब कैश है। तो हम इस एरिया में भी थोड़ी नजर रखना चाहते हैं, ये भी हमारा क्रिटिकल एरिया है। अगर हमने इस एरिया में थोड़ी वीकनेस दिखाई तो ये हमें बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए इस एरिया की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने नॉर्मल 2 मेजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड करंट रेशो,
राइट, करंट रेशो, करंट रेशो, yes, bank overdraft is also part of cash and cash equivalent. अच्छा, करंट रेशो में हम क्या क्या चीज कंपेयर करके अपनी लिक्विडिटी के बारे में इंश्योर कर रहे होते हैं, इधर परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं है, तो इसमें हम लेते हैं हम अपने करंट एसेट्स को और इसको कंपेयर करते हैं विद द करंट लायबिलिटीज। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, सॉरी टाइम्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये x टाइम्स के अंदर हमें आंसर देगा, x टाइम्स में करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपको पता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का जो नेट है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को डे टू डे चलाने में इसका बड़ा रोल है और इस रेशियो में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लाइक मेरी करंट लायबिलिटीज है 1,50,000 और आपको पता है करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली क्या होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, मेनली टैक्स पेबल होता है, अक्रूड वेजेस होती हैं, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो नियर फ्यूचर में करंट लायबिलिटीज हम किनको कहते हैं, व्हिच आर गोइंग टू बी पेड विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि हमारे जो करंट ऑब्लिगेशन जो हमारे सर पे खड़े हैं, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर हमने पे करने हैं, सप्लायर की पेमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज की पेमेंट है, अक्रूड वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, तो ये नियर 12 मंथ्स के अंदर जो पे करने, इसके लिए वीदर वी हैव एनफ रिसोर्सेज और इसको पे करने के लिए कभी भी हम अपने नॉन करंट एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आपने न्यूमिनेटर में नॉन करंट एसेट नहीं रखा, हमने न्यूमिनेटर में करंट एसेट रखा है। करंट एसेट में क्या है, डेटर्स, उनसे कैश आ जाएगा, इन्वेंट्री सेल हो जाएगी, कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड में कैश ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, बैंक में कुछ कैश है, एडवांसेस हैं, प्री पेमेंट्स हैं। तो हम इन सब को देखना चाहते हैं, क्या ये इतने हैं कि हम 1,50,000 के अपने ऑब्लिगेशंस नेक्स्ट 12 मंथ्स में मीट कर पाएंगे। और जो आप अपने कंट्री में अक्सर वर्ड सुनते रहते हैं, करंट डेफिसिट, करंट डेफिसिट, व्हाट डज इट मीन करंट डेफिसिट? अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वर्ड यूज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यूज कर रहे होते हैं, जी करंट डेफिसिट हमारा कम हो गया। व्हाट डज इट मीन? कि हमारे जो करंट ऑब्लिगेशंस हैं वो हमारे जो डिफरेंस है बिटवीन करंट एसेट एंड लायबिलिटी वो कम होता जा रहा है। लायबिलिटीज ज्यादा है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन ज्यादा है और हमारे मतलब इनकमिंग्स कम है, आउटगोइंग्स ज्यादा है। तो करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव 2 लाख 2 लाख के हमारे पास एसेट्स हैं जिसमें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्री पेमेंट्स, एडवांसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। तो क्या ये इतने हैं कि हम अपने ऑब्लिगेशंस पे कर सके? तो ये रेशियो में बता रही 1.33 टाइम्स। 1.3 टाइम्स का मतलब है कि अगर हमारे ऑब्लिगेशन अभी तो 1 है, डिनोमिनेटर हमेशा 1 के इक्वल होता है ना, अभी तो $1 $1 पे करने के लिए हमारी पॉकेट में $1.3 पड़े हुए हैं। इट मींस वी आर सेफ, वी आर नॉट स्ट्रगलिंग विद कैश राइट नाउ, राइट। और इस रेशियो के बारे में कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म है, दैट शुड बी 2/1।